नमस्कार दोस्तों, लेवल एनसीईआरटी चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे अम्ल, क्षारक और लवण। यह सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं पर आधारित है। तो शुरू करते हैं। आर्हेनियम के अनुसार वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। लुईस के अनुसार प्रोटॉन दाता पदार्थ अम्लों की श्रेणी में आते हैं। ब्रोस्टेट-लोरी के अनुसार ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल का जलीय घोल नीले लिटमस को किस रूप में परिवर्तन करते हैं? तो लाल रूप में परिवर्तन करते हैं। 1884 में स्वांते ओरेनियस द्वारा परिभाषित किया गया। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। किसने कहा अम्ल वह पदार्थ है जो जल के साथ मिश्रित होने के उपरांत हाइड्रोजन आयन H+ प्रदान करते हैं? तो यह स्वांते आर्नियस ने कहा था। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अगर 7 से अधिक हो जाए तो वह अम्ल नहीं, वह क्षारक कहलाएगा। अम्ल का pH मान 0 से 6.9 तक ही होता है। उससे अधिक वो क्षारक कहलाते हैं, क्षारक या भस्म कहलाते हैं। अम्ल कुछ धातुओं के साथ अभिकृत होकर क्या प्रदान करते हैं? तो यह कुछ धातुओं के साथ अभिकृत होकर हाइड्रोजन प्रदान करने लगते हैं। अम्ल कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके क्या प्रदान करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल क्षारक या भस्म किस रूप में बदल सकते हैं? अम्ल क्षारक या भस्म बोले। अम्ल इनको उदासीन के रूप में बदल सकते हैं। अम्ल क्षारक या भस्म को उदासीन के रूप में बदल सकते हैं। कौन सा पदार्थ प्रोटॉन दे सकता है? तो अम्ल एक पदार्थ है जो प्रोटॉन दे सकता है। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो हम देखते हैं प्रबल अम्ल की डेफिनेशन। इसमें अम्ल जलीय विलयन में पूरी तरह से आयन में बदल जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि ये सभी अम्ल प्रबल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। प्रबल अम्ल में अम्लराज जैसे रसायन राजा को अम्लों का राजा कहा जाता है, जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। यह जिसे यौगिक का निर्माण करते हैं उसे अम्लराज या एक्वा रेजिया कहते हैं। प्रबल अम्ल जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उसे अम्लराज या एक्वा रेजिया कहते हैं। अम्लराज का अनुपात 3:1 होता है। अम्लराज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। सोना एवं प्लेटिनियम को गलाने में समर्थ होता है। दुर्बल अम्ल, इसमें अम्ल जलीय विलयन आयनों में पूरी तरह नहीं बदलते, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल जैसे टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल आदि। जितने भी खट्टे फलों में अम्ल पाया जाता है यह दुर्बल अम्लों की श्रेणी में आता है। विस्फोटक निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका रसायन सूत्र है H2SO4। यह प्राप्त होता है हरा का शीशे से प्राप्त होता है। क्षार या भस्म का स्वाद होते हैं कड़वे या तीखे। आर्हेनियम के अनुसार ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन त्याग करते हैं उसे भस्म कहलाते हैं। भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना होगा। भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। भस्म का pH मान 7.1 से लेकर 14 तक पाया जाता है। लुईस ने क्या कहा भस्म के बारे में? तो यह भी देख लेते हैं। लुईस के अनुसार प्रोटॉन ग्राही पदार्थों को भस्म की श्रेणी में रखा जाता है। ब्रोस्टेट-लोरी के अनुसार ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म में त्याग करने की क्षमता रखते हैं भस्म कहलाते हैं। भस्म दो प्रकार के होते हैं, प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। प्रबल भस्म या अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
बेरियम हाइड्रोक्साइड आदि ये सभी प्रबल भस्म के अंतर्गत आते हैं। दुर्बल भस्म अपने जलीय विलयन में आंशिक रूप से अयनित होते हैं, अतः इनके जलीय विलयन में अणु व आयन दोनों होते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आदि यह सभी दुर्बल भस्म के अंतर्गत आते हैं। लवण किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो अम्ल व भस्म की अभिक्रिया स्वरूप निर्मित होते हैं उसे लवण कहते हैं। अम्ल और भस्म आपस में क्रिया करके लवण का निर्माण करते हैं, जो सामान्यतः उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं, जिसका पीएच मान 7 होता है। चलिए अब अगला देखते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किस अम्ल का प्रयोग सोना व चांदी के शुद्धिकरण के प्रयोग में किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना व चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग के लिए किया जाता है। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने के पहले लोहा को साफ करने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका रसायन सूत्र है H2SO4, और नाइट्रिक अम्ल HNO3। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने से पहले लोहा को साफ करने के लिए यह दोनों अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इनको आपको ध्यान में रखना होगा। अगला देखेंगे, कपड़े से दाग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल फोटोग्राफी में भी इस उपयोग होता है ऑक्जेलिक अम्ल का, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एक अन्य नाम और क्या है? म्यूरेटिक। हाइड्रोक्लोरिक को अम्ल को म्यूरेटिक अम्ल भी कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खनिज अम्ल भी है, इसको भी ध्यान में रखना होगा। चलिए अगला देखते हैं। कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने के कारण है? मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का संचय होना। अगला देखेंगे, पेय सोडा या कोका कोला रासायनिक प्रकृति होती है, अम्लीय होती है। इसमें दोस्तों फास्फोरिक अम्ल, इसका रसायन सूत्र है H3PO4 के कारण यह अम्लीय होता है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। पेय सोडा या कोका कोला में फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। रसायन उद्योग में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जिसे सामान्य भाषा में तेजाब हम बोलते हैं। रसायन उद्योग में यह काम आता है। नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट CuSO4। यह जो रसायन यह है नीला थोथा कॉपर सल्फेट है ये। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक या भस्म का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट, इनका प्रयोग किया जाता है टूटी हुई हड्डियों को, इसका प्लास्टर या जिसको आप बैंडेज हम कह सकते हैं। ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती यानी कि नहीं होती है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होती है। दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो यह सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला देखेंगे। कृत्रिम वर्षा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा जल की कठोरता को दूर किया जाता है। कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो अग्निशामक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है।
किसके द्वारा पीएच मान को मापा गया था? सोरेनसन के द्वारा पीएच मान को मापा गया था। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग क्या है? तो हम यहाँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग देखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कब्ज के लिए ओवर द काउंटर ओटीसी उपचार है। यह आंत में पानी खींचकर और मल को नरम करके काम करता है, जिससे मल त्याग आसान हो जाता है। पीएच स्केल 1909 ईस्वी में डेनिस सोरेनसन ने किसी जलीय विलयन की अम्लता या क्षारकता को समझने के लिए एक नया मापक्रम स्केल प्रस्तुत किया, जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। तो यह किसने किया था? डेनिस सोरेनसन ने 1909 में किया था। पीएच मान किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों H+ सांद्रताओं के ऋणात्मक लघुगणक का मान कहते हैं। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला देखते हैं। ताप के बढ़ने पर पीएच का मान घट जाता है। इसको ध्यान में रखना होगा। जब ताप बढ़ता है तो पीएच का मान घटने लगता है। जिनकी पीएच 7 से कम होती है वह अम्लीय कहलाता है। जिसका पीएच 7 से कम हो वह अम्लीय कहलाएगा। जिसका 7 से अधिक हो वह क्षारीय कहलाएगा, क्षारीय या भस्मीय कहलाएगा। जिनका पीएच 0 होती है वह अम्लीय होता है। इम्पोर्टेंट है। जिनकी पीएच 7 से अधिक होती है वह क्षारीय कहलाता है। पीएच मान हमेशा 0 से 14 के बीच में होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का पीएच मान कितना होता है? तो यह 0 होता है। हाइड्रोक्लोरिक का पीएच मान 0 होता है, 0। अगला देखते हैं। समुद्री जल का पीएच मान क्यों मापते हैं? यह जंग से संबंधित रिसर्च में मदद करता है, इसलिए हम मापते हैं। हम यह कैसे जान सकते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है? यदि उसका पीएच मान 7 से कम होगा तो वह अम्लीय होगा। अगर 7 से अधिक होगा तो वह क्षारीय होगा। सेब और सोडा का पीएच मान 3 होता है। सेब और सोडा का पीएच मान 3 होता है। चलिए अगला देखते हैं। सिरके का पीएच मान 3 होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8 होता है। और 8 अंडे के सफेदी भाग का भी पीएच मान होता है, इसको भी ध्यान में रखना होगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध एल्कोहल का पीएच मान 7.33 होता है। मैग्नीशिया दूध का पीएच मान 10.5 होता है। मानव लार का पीएच मान 6.5 होता है और 6.5 से 7.5 के बीच में भी पाया जाता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 होता है और यह 8.4 तक पाया जाता है। अगला देखते हैं। मक्खन का पीएच मान 6.1 से 6.4 के बीच होता है, ध्यान में रखना होगा। बैटरी एसिड का पीएच मान 1 होता है। बैटरिक एसिड का पीएच मान 1 होता है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच मान 8.3 होता है। बहुत ही गाढ़े अम्लीय विलयन का पीएच मान 0 से कम होता है। बहुत ही गाढ़े अम्लीय विलयन का पीएच मान 0 से कम होता है। नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है। नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? इसका मान 3 से 10 के बीच होता है और यह इस बात पर निर्भर करता है इसमें कितना एडिटिव मिलाया गया है। टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। केले का पीएच मान 4.5 से लेकर 5.2 के बीच में होता है। किसी व्यक्ति के रक्त का पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उनकी मृत्यु हो सकती है?
तो 0.2। 0 अगर 2 हो जाए किसी व्यक्ति का पीएच मान तो उसकी अचानक मृत्यु हो सकती है। उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है। आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। अगला देखेंगे दोस्तों, अमोनिया का पीएच मान 11 होता है। अमोनिया का पीएच मान 11 होता है। अचार का पीएच मान 3.5 से 3.9 के बीच में होता है। ध्यान में इसको रखना होगा। पीएच मूल्यांकन क्या दर्शाता है? किसी घोल का अम्लीय व क्षारीय होना। पीएच मूल्यांक दर्शाता है किसी का भी घोल अम्लीय है या क्षारीय है। पीएच ये दर्शाता है। पीएच पैमाने का पता किसने लगाया? सोरेनसन ने पता लगाया पीएच पैमाने का। इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। NaCl का पीएच मान कितना होता है? 7। ब्लैक कॉफ़ी का पीएच मान कितना होता है? 5। ब्लैक कॉफ़ी का पीएच मान 5 होता है। पीएच का पूर्ण रूप क्या है? पीएच का पूर्ण रूप पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच का फुल फॉर्म पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन होता है। शराब के जांच के लिए पुलिस द्वारा काम में आने वाले यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यह अम्ल क्षार अभिक्रिया सिद्धांत पर कार्य करती है। पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड अल्कोहल वाष्प के साथ संपर्क बनाता है और इस मशीन का नाम है ब्रेथ एनालाइजर मशीन। इसी के द्वारा शराबियों का जांच किया जाता है। अगर आप शराब की मात्रा अत्यधिक लेते हैं तो आपके पेट की अम्लता के कारण भोजन में रुचि खत्म होने की वजह से मानसिक विकार होने लगेगा, जिससे और शराब फिर से पीने की रुचि अधिक बढ़ते जाएंगे। फिर कुछ ही दिनों में यकृत लीवर में जानलेवा रोग उत्पन्न हो जाएगा। अंततः मानव मृत्यु तक पहुंच सकते हैं। अगर हर दिन 5 पैक से ज़्यादा ले रहे हैं तो आपके पैंक्रियाज, इसोफेगस, स्टमक और आंतों पर भी बुरा असर पड़ता है। आप देख रहे थे लेवल NCERT चैनल।